खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार में बनाया दबाव, बेहद सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। दिग्गजों मुकाबले मिड कैप शेयर्स में ज्यादा कमजोरी। मेटल और रियल एस्टेट शेयर्स में दिख रहा है सबसे ज्यादा दबाव। ओबेरॉय के खराब बिजनेस अपडेट्स के बाद प्रॉपर्टी शेयर्स में प्रेशर। शोभा, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ 4 से 5% तक टूटे। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स भी 2.5% टूटा। मिले जुले नतीजों के बाद HCL टेक में दिख रही है करीब 2% की तेजी। मैनेजमेंट ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा मांग में दिख रही है सुस्ती। इधर बेहद बेहतर चौथी तिमाही नतीजों से साइंट में 6% से ज्यादा का उछाल। बोर्ड में कुमार मंगलम बिरला की वापसी से वोडाफोन आइडिया फुल रिचार्ज, करीब 10% ऊपर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभालेंगे। आज शाम को आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। CNBC आवास पोल के मुताबिक चौथी तिमाही में 12% बढ़ सकता है कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा। रिलायंस रिटेल और जियो की तरफ से भी दमदार प्रदर्शन। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और मार्केट इस वक्त आप देखेंगे तो मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट, 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी है। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत मामूली से कमजोर है लेकिन रेड में है। लेकिन जो ब्रॉडर इंडेक्स है, जो ब्रॉडर संकेत है वो है एडवांस डिक्लाइन का, यानी गिरने और चढ़ने वाले शेयर्स। अब आप ये देखिए, ये जो क्रॉस बन गया है ये बड़े मैसिव नंबर से बना है। 1750 गिरने वाले, 1013 चढ़ने वाले। इससे पता लगता है कि मिड कैप इंडेक्स भी कमज़ोर है, कि ब्रॉडर मार्केट में दम नहीं है, कमज़ोरी है, वीकनेस है और लोग अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इंडेक्स बिल्कुल वैसे जो हम लोगों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी दिखाई कि बिल्कुल वैसे फंसा हुआ है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस लगातार बढ़ रही है। प्रकाश गाबा जी आज होंगे हमारे साथ, आपके सवालों के जवाब देंगे। गाबा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फॉर्च्यूनर कैसे निकलेगी सर? मुझे लगता है कि वो फोटोशॉप है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो उसके ऊपर नीचे कुछ प्लेट लगाकर उसको अंदर डाला हुआ है, या तो फिर एक जो रेयर पॉसिबिलिटी है जो है लगती नहीं है मुझे फॉर्च्यूनर की, और वो है कि गाड़ी रखने के बाद दीवार बनाए, वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये फोटोशॉप लगता है। गाड़ी कैसे गई अंदर, ये तो गाबा सर गाड़ी उसके अंदर कैसे फिट की गई ये तो कहानी है। अभी निकलेगी कैसे? बैक गियर में निकलेगी, टॉप गियर पे तोड़ देगी आगे दीवार? नहीं, निकलेगी, आराम से निकलेगी। इसको थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा और एक रेलिंग्स लगानी पड़ेगी नीचे, और फिर इसको पुल आउट करना पड़ेगा। चला ओके, तो मार्केट भी ऐसा ही करेगा क्या? बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, उसको और कोई जरूरी नहीं है। एक तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, तो क्या राय क्या बन रही है आपकी सर मार्केट में? वेट करें क्या, देखें सिर्फ? देखिए मंडे को ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि आज अनुज ने बताया ना, 328 को ब्लॉक कर दीजिए, जो भी है 320 को क्लोज पोजीशंस। अगर रिलायंस ले जाना है, एक एग्रेसिव ट्रेड बता रहा हूं, मुझे पता नहीं किस हो जाएगा। रिलायंस के ऑप्शंस के जरिए खेलना है। ओके, बाइंग ऑप्शंस, और उसमें रिस्क होगा, लिमिटेड होगा, वो एक्सेप्ट करना पहले। अगर वो एक्सेप्ट कर दीजिए तो रिलायंस लीजिए ऑप्शंस में, नो फ्यूचर्स, नो डिलीवरी। मंडे का रिजल्ट होगा, गैप अप या गैप डाउन होगा, बायस अपसाइड है, तो मैं ऑप्शंस लॉन्ग ले जाना चाहिए जितना मिलता है लोअर लेवल पे। बाद में देखते हैं, लॉस तो एक पार्ट ऑफ द गेम है ना। हम बोले कि लॉस ना हो, लॉस तो इज ओके, एक्सेप्टेबल फीचर है। जब हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं। जब हम लॉस नहीं एक्सेप्ट करते तब लॉस होता है। तो लॉस एक्सेप्ट करके जाइए और ऑप्शन ले जाना चाहिए, मेरा डिस्क्लोजर है। ओके, और ये चैनल का भी डिस्क्लोजर है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसके स्वामित्व में है, तो आप एक राय और ले लीजिएगा कि आपको क्या इसमें करना है। चलिए अब सवाल जवाब लेते हैं सर। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए ध्रुव ज्योति हजारिका गुवाहाटी आसाम से जुड़ रहे हैं। बताइए ध्रुव ज्योति जी, क्या सवाल है आपका? यस बैंक का 3000 शेयर है, वो बाइंग प्राइस है 15.77। ओके, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ सर। तो क्या करें, ये तो 23 रुपया आ गया था उस टाइम, तो हम ये नहीं किया, एग्जिट नहीं किया। हाँ, अभी क्या करें इसको लेके? उस समय क्यों नहीं एग्जिट किया था जब 23 में आया था? तो सोचा था कि और बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, अभी तो आप 50 पैसे प्रॉफिट में। आपने कोई स्टॉप लॉस लगा रखा है कि नहीं? स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। हे भगवान, गावा जी देखिए कितना रिस्की ट्रेड लेके बैठे हैं ध्रुव ज्योति जी। फायदा हुआ नहीं लिया, अभी भी देखिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और जबकि 50 पैसे प्रॉफिट में। क्या करना चाहिए इनको?
देखिए अब तो होल्ड करना चाहिए। रिलायंस इसमें क्या, यस बैंक में कभी कभी बड़े झटके लगते हैं, इनको झटके सहने की आदत है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, डर नहीं लगता है इनको, प्रॉफिट मिलता है और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उस समय भी जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा, वक्त आएगा, तब बोलेंगे नहीं ये तो और ऊपर जाएगा, तब क्या करेंगे? ये रिपीट होगा। ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, सभी का प्रॉब्लम है, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। जाता है ऊपर, जाने दो, आपने को जो प्रॉफिट मिलता है ले लो। यस बैंक में इनका नजरिया पहले इनको तय करना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कीजिए, ऊपर जरूर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। और ये झटके लगते हैं, झटके जब भी झटके लगे उसमें उस समय निकलना चाहिए। हम ऐसा कभी नहीं होगा हमने बेचने के बाद नीचे आएगा, बेचने के बाद ऊपर जा सकता है, जाने दो, एक्सेप्ट कीजिए, होल्ड। नहीं, अभी मान लीजिए इनको थोड़ा सा फायदा है, नहीं, होल्ड करना चाहिए। ये होल्ड करें, स्टॉप लॉस कहीं भी लगाएंगे कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, अभी इन्होंने स्टॉप लगाने की आदत नहीं है इनको, होल्ड कीजिए, एक अपमूव मिल सकता है, वो मेरे ख्याल से आ सकता है करीब 1750, 18, 19, 18 तक जा सकता है, वहां पर निकल जाइएगा, जब भी निकले उस समय सोचिएगा मत, एक तय कर दिए 18 और 1750 डाल के रख दिए, जो होगा होगा। ओके, हजारिका साहब फिर वहां पे निकल जाइएगा, दोबारा ले लीजिएगा, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगला सवाल है अभिषेक गाजियाबाद से। अभिषेक जी बताइए क्या सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था, मैं एलएनटी में पोजीशन है 2305 रुपए में 22 शेयर है, तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मन है, तो क्या किया जाए? कब सर लॉन्ग टर्म होल्ड करने का मन है एलएनटी में, जो 2200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इन्होंने 2305 पे खरीदा था, क्या करना चाहिए? एलएनटी क्या इस लेवल पे लेके होल्ड करने लायक है? 2300 में लिया है, उस समय इनका मन था लॉन्ग टर्म के लिए, तो आज घबरा रहे हैं क्योंकि नीचे आ गया। उस समय तय कर लिया लॉन्ग टर्म, तो फिर होल्ड कीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए एलएनटी स्टॉक बढ़िया है, अब थोड़ा साइडवेज में है क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ा भी था, थोड़ा डिप पॉसिबल है एलएनटी में। बेस्ट जगह एलएनटी की जहां होती है, जहां पर सपोर्ट है, वो है करीब 2100 के आसपास। नथिंग टू वरी, थोड़ा डिप भी मिलता है, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो ऐड कीजिए अगर 2100 के आस आता है, नहीं आता है तो खुश रहिए कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ अपने डिसाइड तय कर लिया, तो होल्ड कीजिए, बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। अभिषेक होल्ड करिएगा इसको। बस मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जो है करीब करीब 31 के मल्टीपल पे चल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज में काफ़ी रिच वैल्यूएशन माना जाएगा, और बहुत सारे इसमें ऑर्डर्स मिले हैं इनको हाल फिलहाल, कहीं ना कहीं इसमें डिस्काउंटेड हैं, तो चार्ट पे अच्छा लग रहा है, आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये रिचली वैल्यूड शेयर्स में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे लगता अकेला यही है जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे साथ पूछने के लिए तैयार हो गए हैं ओपी जयपुरिया जी, लखनऊ से। जयपुरिया जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे पास में सर आईटीसी के शेयर हैं 100। हाँ, तो उसे होल्ड करना है या निकल जाना है? अब पैसा तो बन गया आपका? जी पैसे तो बन गए हैं सर फिलहाल तो। गावा सर पैसे बन गए हैं, निकले के रहे अभी? वो आईटीसी में 400 को आज पार करके ट्रेड कर रहा है। पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वीक नहीं है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगा है 200 से। हम बोले 200 बहुत महंगा हो गया, 300 भी महंगा हो गया, 400 भी महंगा होगा, 400 के ऊपर चल रहा है, क्यों निकलना है इनको? अगर लगाए तो एक स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेलिंग स्टॉप, इनकी कॉस्ट बहुत कम है, 230-50 के आसपास। अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो 395 का लगाइए, बस 390 का लगा दीजिए, 390 टूट जाता तो निकल जाना, तब तक राइट द ट्रेंड। 15 रुपए ऊपर जाता है तो 15 रुपया स्टॉप लॉस बढ़ाइए, 10 रुपया ऊपर जाता है तो 10 रुपया बढ़ाइए, ये पहले तय कर लीजिए। हाँ अभी अच्छा, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। जयपुरिया जी आप इसमें जो है 392 रुपये, 392 ना कहा सर, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 390 सेफ रहेगा। 390 आया तो बेचने का। अगर 390 पे आप लगा के खड़े हैं और ये 405 चला गया तो आप 3 रुपये और ऊपर करिए, 393 कर दीजिए। फिर 320 चला जाए तो और ऊपर 400 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, ऊपर लेते जाइए, और जिस दिन वो आपको लगे हिट होगा तो बेच के निकल जाइए, अपना प्रॉफिट बना लीजिए, दोबारा नीचे आए फिर ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहेगा। वरना कागज़ पे मुनाफा बन रहा है और कागज़ पे नुकसान बन रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ये स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें से फ़ायदा होता रहेगा। अच्छा, कुछ एक आध सवाल जरा ट्विटर से लेते हैं, बहुत सारे लोग हमको ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं। सनी एक हैं जिन्होंने ये पूछा है, क्या हिंदुस्तान कॉपर में इस समय एंटर करने के लिए सही समय है क्या? हिंदुस्तान कॉपर देखिएगा सर, मिड टर्म का इनका व्यू है। वेल
समय लोअर लेवल सपोर्ट है 80 के आसपास, थोड़ा डिप है 98 पे ट्रेड कर रहा है। 80 के आसपास बहुत अच्छी जगह है खरीदने की, एंटर करना है। अगर इनका नजरिया लंबा है, मुझे पता नहीं इनका नजरिया क्या है, अगर नजरिया लंबा है तो लेवल्स 80 के आसपास अच्छी जगह है अगर वहां पर आता है तो। या फिर एंटर करना है, यदि 130 पार कर ले ऑन द अपसाइड, वहां पर स्ट्रेंथ नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से 80 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां आता है तो ऐड करना चाहिए, वहां एंटर करना चाहिए। 80 के आसपास आए तो एंटर करिएगा और फिर या वेट करिएगा, 130 भी आ सकता है इसमें। अगला सवाल है कमलेश रामदेव का, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ सर। सर मेरे पास लोन। सर अपना टीवी बंद कर दीजिए, मतलब वॉल्यूम उसका म्यूट कर दीजिए, वरना सुनाई नहीं देगा आपको। हाँ सर। नमस्कार सर। जी बताइए बताइए। सर मेरे पास लॉरेंस लैब के 300 शेयर हैं सर। हाँ 368 पे लिए हैं मैंने, और जब से मैंने लिया है तब से डाउन ही चल रहा है सर। हाँ, और जब मैंने लिया था अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे शायद वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, आग लग गई थी, और अब तक शायद वो रिव्यू नहीं हुआ है सर। ओके। सर लॉरस लैब 305 और इनकी खरीद है 368। वैसे इसमें मैं फंडामेंटल बताऊँ, ये जो तमाम सारे स्टॉक्स हैं, जो डिवीज लैब, लॉरस लैब और कई सारे, इवन बायोकॉन, ये सब अपने हाई से बहुत मैसिव करेक्शन इन्होंने देखा, मैसिव करेक्शन। फार्मा इंडेक्स पूरा आप देखिए, और उसके बाद से अभी हाल फिलहाल में लॉरस लैब के जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री बड़ी पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। तो गावा सर चार्ट पे क्या कह रहा है ये कहानी? एक्चुअली ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मिला था करीब जब 500 तोड़ दिया था 450 के, उसके बाद लगातार वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर अब तक नहीं आ रही। लास्ट वीक को चांस लग रहा था कि शायद ऊपर जाए, लेकिन वहां पर भी सेलिंग आई। जैसे ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी। तो लॉरस लैब का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, करेक्शंस आते रहते हैं, लेकिन करेक्शंस भी सेलिंग हो जाते हैं, बिग वाली आती है। तो ये लॉन्ग हॉल है इनका। अब इनका नजरिया मुझे पता नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं ना, नजरिया क्या है आपका सर? सर लॉन्ग टर्म ही है सर। लॉन्ग टर्म नजरिया है गावा सर। ऐड मत कीजिएगा बस, जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। फिलहाल तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, वीक स्ट्रक्चर, और भी थोड़ी गिरावट देख सकते हैं। ओके, होल्ड करिएगा इसको, ऐड मत करिएगा। अच्छा अगला दो क्वेश्चन पूछे कविता ने। एक तो प्रिज्म जॉनसन इन्होंने 122 पे ले रखा, और दावत या एलटी फूड्स जो है वो 107 पे है। गावा सर दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए क्या रखना चाहिए टारगेट? दोनों का ना, तो मैं सबसे पहले मैं दावत निकाल देता हूं। दावत का जो चार्ट है AWAA, हाँ नहीं क्या मिल गया। दावत का लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़िया है, करेक्टिव मोड, लेकिन मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 97 के आसपास है। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से। रही बात प्रिज्म जॉनसन, इसका मैं चार्ट निकाल देता हूं, क्योंकि कल मैं कोशिश कर रहा था प्रिज्म जॉनसन का, मुझे कोड नहीं मिल रहा था। प्रिज्म जॉनसन का कोड मिल गया 500,338 500,338। अब यहाँ का चार्ट स्ट्रक्चर भी लॉन्ग टर्म का बढ़िया है, करेक्टिव मोड पर है। 100 का स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो ब्रीच नहीं हो, तो 122 और 100 के बीच में ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। 160 170 पॉसिबल है लॉन्ग टर्म, लेकिन 200 भी पॉसिबल है, लेकिन ये जगह अच्छी है। 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन प्रिज्म जॉनसन। तो दोनों होल्ड करना है? जी जी बिल्कुल। ओके, दोनों होल्ड करके चलिए आप कविता जी। अगला सवाल है राजेश प्रसाद मालदा। राजेश जी बताइए। सर मेरा पास IRFC का 31 का शेयर है 2000। IRFC रिटेल है 117 का 400। ओके, क्या करना चाहते हैं? क्या जब तक ये बाजार आ जाएगा उसके बाद छोड़ देंगे, और क्या 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 आ जाएगा दोबारा बताइए सर। मतलब ये 31 का है, कम से कम 32-33 जब तक आ जाएगा। एक मिनट पहले एक कर दे गावा सर। IRFC वो देखिए जरा, 32-33 चाहिए इनको भी। क्या है भाई IRFC फायर करिए, रेलटेल हटाइए। पॉसिबल है IRFC 32-33 IRFC का लो था 26 के आसपास, 32-33 पॉसिबल है, इनका लक्ष्य वो है। लेकिन जब भी लक्ष्य आ जाए तो बेच जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने बोला ये 32-33, उस समय आपको डिसीजन पे कायम होना चाहिए।
उस समय नहीं सोचा नहीं और ऊपर जाएगा, तो लेकिन स्ट्रक्चर एक अप्रूव मिलना चाहिए IRFC में। 32-33 आ सकता है, उस समय बेच दीजिएगा। अब देखिए रेलटेल का बाजार। रेलटेल, बिल्कुल रेलटेल का स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते देखा था, ये भी जगह अच्छी है खरीदने की अगर खरीदना है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 105 के आसपास, 130 यहाँ भी पॉसिबल, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो रेलटेल का चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड शुरू हो सकती है। होल्ड करिए दोनों को। अच्छा, एक सुंदर जी हैं, इन्होंने निफ्टी 17,500 की कॉल ली है अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, 201 रुपए की। 17,600 की कॉल है, 500 की है, 17,600 पे है। चलो एक तो बात अच्छी है कि 17,500 मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आ गया, फिर तो इनको मुनाफा होगा। अब ले लिया है तो ले लिया, होल्ड कीजिए। 17,500 अच्छी है, एक इन द मनी लिया है, ये तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। आउट ऑफ द मनी होता तो मैं थोड़ा डर लगता, लेकिन ठीक है। तो अगर नीचे भी आए, गिरावट भी आएगी, तो इनको कम, जो क्वेश्चन इनका अच्छा है तो हाँ, लेके रखिए, क्या दिक्कत है, और फायदा हो भी रहा है इनको। ओके, फटाफट और सवाल लेते हैं। एक ICICI बैंक पे क्वेश्चन आया गावा सर, जिसके नतीजे आने हैं शनिवार को। क्या ICICI बैंक पे ये रिस्क लिया? चार्ट पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? लोग कहते हैं कि प्राइस फॉलोज द चार्ट, और ऐसा कुछ है चार्ट पे दिख रहा है कि शनिवार के नतीजे आपको अभी समझ में आ जाएं? बाय मोड पर तो है ICICI बैंक, मैं नहीं कहूंगा कि बाय मोड पर नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 850 के आसपास है। अब 880 में भी एक सेकंड सपोर्ट है। स्ट्रक्चरली मुझे वीकनेस नजर नहीं आती है ICICI बैंक, तो मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। अगर अपमूव मिलता है तो कहां पे जाएगा? 925 भी जा सकता, 920-25 पॉसिबल है। रिजल्ट अच्छे आ गए, व्हाई नॉट? मेरे ख्याल से कब है, आज है मंडे, मुझे पता नहीं, लेकिन यस। गावा सर, इन्होंने 860 पे ले रखे हैं और अभी तो इनको फायदा है। बहुत तगड़ा रिस्क है इनके लिए। अगर ऐसा किया तो 850% बेच दीजिए, बाकी पर 880 का स्टॉक का है। और एक्सिस बैंक में क्या करना? 870 पे लिए इन्होंने। एक्सिस बैंक भी मुझे लगता है स्ट्रांग है। ये मंडे को बाय सिग्नल जनरेट हुआ था एक्सिस बैंक में, मुझे ध्यान है पक्का, और भी हाई टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल देते, बाय मोड पर स्ट्रांग सपोर्ट जोन है करीब 850-860 जोन पर। एक्चुअली ये भी होल्ड के लायक है। मुझे इसका टारगेट मीडियम टर्म में 950 लगता है। तो एक्सिस बैंक ने बाय सिग्नल जनरेट दिया ना हाई टाइम फ्रेम ऑन लास्ट मंडे, और आज फ्राइडे है और अब तक चल रहा है ठीक, तो मुझे लगता है होल्ड। गावा सर देखिए, यस बैंक के चाहने वालों की कमी नहीं है। दिलप्रीत कौर जी कह रही हैं कि आई एम आल्सो होल्डिंग यस बैंक एंड डिड नॉट एग्जिट एट 22, एवरेज प्राइस इज 55, लॉन्ग टर्म व्यू। कभी ये प्राइस आएगा भी? आएगा गावा सर 55 रुपए 50? देखिए वो एक्चुअली एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, एक बेस बन रहा है। हम नॉर्मली कहते हैं कि शायद ये राउंडिंग बॉटम बने, और राउंडिंग बॉटम बनते बनते काफी साल लग जाते हैं। और एक बार राउंडिंग बॉटम जो एक बेस खत्म हो जाएगा ना, इसको शायद 5-6-8 महीना भी लग जाए, पता नहीं। उसके जो अपमूव सर, गावा सर यस बैंक की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हाँ यस बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, राउंडिंग बॉटम अच्छा बन रहा है, और इसको कभी कभी बनते वक्त लगता है, 1-1 साल भी लग जाते हैं, 2-2 साल भी लगते हैं। लेकिन एक बार ये राउंडिंग बॉटम खत्म हो जाता है, पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर जो मूव मिलता है मे बी 8 to 10 टाइम्स मिलता है। तो अगर इन्होंने यह पकड़ा है तो होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म समझिए कि पैसा गया मेरा, और होल्ड कीजिए। और जिस दिन कंफर्मेशन मिलेगा 8 to 10 टाइम्स पैसा दे जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो लेने की ना बहुत ही दिलप्रीत जी ना, जो बहुत ही एडवेंचरस हैं ये। इन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC के 5,000 शेयर भी ले रखे हैं 22 रुपए पे। ये वो नहीं ले रखे हैं ना। हाँ, HCC दिखाओ, HCC। हाँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, हाँ, वो नहीं लेना चाहिए था। मैंने इनका प्रोजेक्ट देखा है लवासा पूना में, हाँ, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लेकिन आज लावारिस हो गया बेचारा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर भाई बहुत जिगर वाले लोग हैं सर, बहुत तगड़ा है, लोग मस्ती करते रहते हैं। खैर, यस बैंक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने की संभावनाएं हैं, और अगर बना तो बहुत ऊपर जाएगा। तो अब आपने जो ले लिया 55 रुपए पे, तो ठीक है, फिर इंतजार करिए थोड़ा। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। मुकेश कुमार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से। मुकेश जी बताइए।
हाँ नमस्ते नीरज सर। जी नमस्कार। मैंने CDSL 30 शेयर ले रखे हैं 1368 रुपए के भाव में। 1368 पे CDSL जी 1000 रुपये चल रहा है अभी। क्या मूड है आपका? 6 महीने रुक सकता हूँ सर। बस गवा सर 6 महीने में CDSL का क्या होगा? CDSL मुझे तो NSE में मिलेगा गवा सर आपको ये? हाँ मैंने NSE में देखा, मैंने मनी कंट्रोल का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है क्या CDSL BSE वहीं देखता हूँ। हाँ कभी मुझे कोड नहीं मिलता तो ढूंढ लेता हूँ। CDSL के चार्ट में लगता है जो लो लेवल 900 के आसपास देखा है वो बॉटम आउट हो चुका, अब वो मिलना चाहिए। अब आप होल्ड कीजिए। अब ऐसी जगह पर है यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल गया, अब 1000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मुझे फिर नेक्स्ट जगह लगता है टारगेट उसका 1200, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए सीधे। 1200 में थोड़ी रेसिस्टेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, तो वहां पर क्या बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ठीक लगता है होल्ड CDSL होल्ड करिए। चमन जैन का एक सवाल लेते हैं, इन्होंने मजेदार सवाल है। बैंक निफ्टी की इन्होंने 42,400 की कॉल ली है, 200 कितना है 260 रुपए की, शायद अगले हफ्ते की है सर। हाँ। तो बैंक निफ्टी 260 रुपये अप्रैल एक्सपायरी है, मतलब अगले हफ्ता 42,400 की। और ये इन्होंने एक मज़ेदार बात ये बताई है कि जैसे जब पिछले कुछ दिनों ऐसा हुआ है कि 9 दिन मार्केट चला तो इनको डर लग रहा है क्या 9 दिन अगले गिरेगा क्या। नेक्स्ट वीक की कॉल है इनकी। ये रूल नहीं है कि 9 दिन ऊपर गया तो 9 दिन नीचे आएगा, ये रूल नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा नीचे आना था, वो आ गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर एक अप मिलना चाहिए। अब इनका होप है सिर्फ रिलायंस के इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नतीजे अच्छे आ जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो बैंक का भी असर आएगा उस पर। बैंक भी ऊपर जाएगा तो इनकी जो 42,400 की कॉल है वो ठीक रहेगी। फिलहाल आउट ऑफ द मनी है, तो मेरे ख्याल से वो कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट मिल सकते हैं उनको, तो इनको अभी क्या कह सकते हैं, पूजा कीजिए। ICICI बैंक अच्छा नतीजा दे देगा तो इनका काम बन जाएगा। अच्छा सर, ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट खोलिए जरा। स्टॉक कमज़ोर है आज, बिजनेस अपडेट के बाद से इसमें और दबाव देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट में भी कमी, एक्चुअली कमजोरी आ गई है। तो कैसा लग रहा है आपको ओबेरॉय रियल्टी? थोड़ा डिप पॉसिबल है, 800 का जोन पॉसिबल है लो लेवल पर, वहां पर सपोर्ट है। एक्चुअल रियल सपोर्ट 700 के आसपास है, लेकिन मैं नहीं कहता कि 700 आएगा। अब कंसोलिडेशन मोड पे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, थोड़ा डिप पॉसिबल है। थोड़ा डिप 820 800 तक ले आ सकता है, वहां पर सपोर्ट होल्ड करना चाहिए ओबेरॉय रियल्टी का। ऐसा ही लग्जरी हाउस बनाने वाली कंपनी DLF, उसमें क्या लग रहा है? हाउस बनाने वाली कंपनी DLF, वेल DLF में भी थोड़ी डिप है, पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकता है। 405 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 370 भी देखने को मिल सकता है, वहां पर सपोर्ट मिले। DLF वीक शॉर्ट टर्म, DLF में वीक चार्ट है। दीपक मिश्रा जानना चाहते हैं महिंद्रा हॉलीडेज ट्रेडिंग के लिए, गावा ट्रेडिंग के लिए है क्या महिंद्रा हॉलीडेज? नहीं, महिंद्रा हॉलीडेज घूमने के लिए घूमने फिरने के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। बढ़िया कंपनी, लेकिन ये निवेश के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज। फ्यूचर इज गुड, हाई टाइम फ्रेम का चार्ट मुझे अच्छा लगता है, और 250 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये बाय एंड होल्ड। अब हॉलीडे का, इफ यू आर प्लेइंग हॉलीडे, इफ यू आर प्लेइंग इंडिगो, इफ यू आर प्लेइंग होटल्स, तो महिंद्रा हॉलीडेज बाय, मेरे ख्याल से ये बाय है स्टॉक। ऐसा बहुत सारी कंपनी जो है स्कीम चलाती हैं कि आप उनकी मेंबरशिप ले लीजिए, वो 1 लाख 2 लाख 50,000 जैसा जिस तरह की मेंबरशिप आप लें वैसे ऑफर होते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपए इसमें लगाए तो उसी के शेयर बेच बेच के अगले 10 साल तक घूम फिर सकता है क्या? देखिए ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, मैं मेंबर महिंद्रा, एक पहला डिस्क्लोजर, हर साल जो लो सीजन है, एकदम वीक सीजन है, उसके लिए मैं गोवा जाता हूँ हर साल, क्योंकि उस समय गोवा बहुत अच्छा होता है, ग्रीन होता है और खाली होता है और आपके लिए होता है। मैं कोशिश कर रहा था परसों, और गोवा के भी हॉलीडेज फुल है। अब ये हाल है महिंद्रा हॉलीडेज, 2 सीजन है जो कि ऑफ सीजन है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कविंदर साहब सुन रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा बस गाबा सर समय समाप्त हो रहा है। एक बहुत क्विक सा सवाल है मनीष कुमार सैनी का। मनीष जी ने टाटा स्टील के स्प्लिट से पहले ले रखा है और इनकी कॉस्ट है 121 रुपये, 4000 शेयर हैं, क्या करें? होल्ड करें, निकल लें, क्या करें? टाटा स्टील ये लॉस के लायक स्टॉक नहीं है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, इसमें मुनाफा फिर मिल जाएगा। 121 थोड़ा हाई है, ये बात पक्की है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन
थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी वीकनेस है, 100 के आसपास मिल सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं करेगा लगता है, फिर वहां से एक बाउंस मिलेगा, फिर करीब नेक्स्ट 121 के आसपास कॉस्ट मिल सकता है। तो वहां पर चाहे 100 के आसपास चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए। ओके तो ये है फिलहाल बहुत सारी राय, बहुत सारे सवाल हमने कोशिश की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने के लिए। और भी बच गए हो तो 11:30 बजे जुड़िएगा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर लाइव पे मेरे और अनुज के साथ, जहाँ पे हम आपके तरह तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अनुज जी माफ़ कीजिए सुमित जी पधार चुके हैं। ऐसा मत बोलो, खुश हो गया था मैं मिनट के लिए। खुशी तरह तरह के सवाल, कौन सा तरह तरह के सवाल मतलब तरह तरह के सवाल मतलब स्टॉक के सवाल, अमेरिका के, लंदन के, पॉलिसी के, फिल्मों के, क्रिकेट के, कुछ भी पूछ सकते हैं। आड़े टेढ़े कुछ भी सवाल आ जाते हैं ना। हाँ है ना, कई बार बहुत मजेदार और दिलचस्प सवाल आते हैं। तो खैर, लेकिन ये टीज आपकी स्क्रीन पर है कि आप फेसबुक लाइव पे नीरज जी और अनुज जी के साथ जुड़ सकते हो फेसबुक लाइव पे, और अपने हर तरह के स्टॉक रिलेटेड या असेट, फाइनेंशियल असेट्स रिलेटेड सवाल आप एटलीस्ट पूछ सकते हैं। मार्केट से एक दायरे में आज लगातार 5वां दिन वो गाड़ी जहां फंसी हुई है वहीं की वहीं फंसी हुई है अभी भी, और बहुत ज्यादा कोई मूव नहीं है। नीरज जी हमारे साथ बने रहेगा, आप जाइएगा मत, आपसे रिलायंस पे बातचीत करनी है। बिल्कुल। तो नीरज जी से हम रिलायंस पे बातचीत करेंगे, जहां पर आज देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, कैसा अनुमान है वो नीरज जी से हम अभी समझेंगे कुछ ही देर में। लेकिन निफ्टी सो फार बिल्कुल फ्लैट है और रिलायंस भी बिल्कुल फ्लैट है। नंबर से पहले शांत, बिल्कुल शांत है बाजार भी, और रिलायंस भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। इंडेक्स कोई बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं है इंडेक्स के अंदर। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल फ्लैट है। आईटी आज थोड़ा सा की हाईलाइट में था, क्योंकि आज आईटी के केस में नंबर्स एचसीएल के अनुमान के मुताबिक हैं और साइंट के नंबर अनुमान से बेटर आए, तो दोनों में रिएक्शन अलग अलग है। एचसीएल बिल्कुल फ्लैट और साइंट में जोरदार 7-8% की तेजी एक समय पर देखने को मिल रही थी। नंबर्स के बाद वहां पे बढ़िया रिएक्शन था। हालांकि तेजी थोड़ी फिजल आउट है, लेकिन फिर भी 5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। और इंश्योरेंस के आंकड़ों के बीच में इंश्योरेंस शेयरों में मिला जुला सा कामकाज होता है दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम हफ्ते का आखिरी दिन कैसी इनकी परफॉर्मेंस है उस पर इवैल्यूएट करेंगे, और साथ ही साथ उनकी आज की कॉल्स कौन सी है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।